वंदे मातरम बच्चों, जैसे कि आपको पता है वर्ण विचार जो पाठ है हमारा पाठ 2, इसके भाग 3 के अंतर्गत हम आज आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि हमने जो भाग 1 और भाग 2 हुआ था उसके अंतर्गत काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी कि स्वर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को कितने भेदों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं, उनके भेद जैसे स्वर हुआ, फिर व्यंजन हुआ, फिर अयोगवाह हुए। स्वरों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। आज के ये भाग 3 के अंतर्गत हम मात्रा अर्थात वॉवेल साइन, जिसे इंग्लिश में वॉवेल साइन कहा जाता है। देखिए, जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है, मात्रा किसे कहते हैं कि जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप छोटा हो जाता है। उसका जो स्वरूप है या रूप है वो कैसा होता है, छोटा होता है। और स्वर के उस छोटे रूप को या चिन्ह को मात्रा कहते हैं। देखिए, जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है, कोई भी एक स्वर हो और उसको जब किसी व्यंजन के साथ हम मिलाते हैं, जैसे क हुआ तो क में अगर हम आ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, का। अब व्यंजन क्या है, क है, और स्वर कौन सा है उसमें, आ, तो उसका जो छोटा रूप हो जाता है, यानी कि आपको पता है आ स्पष्ट रूप से हमें लिखना नहीं पड़ता है, खाली क को एक लाइन खींच देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। फिर स्वर के उस छोटे रूप को या फिर चिन्ह को मात्रा कहते हैं। देखिए, जो फिर उसका छोटा रूप रहेगा या चिन्ह रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो स्वर ऊपर लिखे हुए हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इनके बजाय यानी कि ये स्वर लिखने की जगह पे हम मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। अ में कोई भी मात्रा नहीं लगती है, लेकिन आ में एक खड़ी पाई लगती है, यानी कि खड़ी लाइन दिखाई दे रही है। फिर ई में भी आपको मात्रा दिखाई दे रही है। फिर छोटी ई में, बड़ी ई में, छोटे ऊ में, बड़े ऊ में री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा किस प्रकार से है, देखिए ओ की मात्रा और औ की मात्रा। अब व्यंजन सहित मात्रा को देखिए किस प्रकार लिखा है। क में अगर अ मिला देते तो क हो जाता है। क में आ मिलाएंगे तो हमें क आ नहीं लिखना पड़ता है, खाली एक लाइन हम क के बाद खींच लेंगे तो आ बनेगा। की को ई की मात्रा देंगे तो की बन जाएगा। फिर की को ई की मात्रा देंगे तो की बन जाएगा। फिर छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा यानी कि दीर्घ और ह्रस्व। फिर री की मात्रा से क्री बन जाएगा। ए की मात्रा से के, ऐ की मात्रा से कई, ओ की मात्रा से को और औ की मात्रा से कऊ। फिर र व्यंजन में ऊ तथा ऊ का मात्रा संयोग है। देखिए, र जोड़ ऊ तो रु बनेगा, अर्थात रुपया, रुक, रुष्ट, गुरु आदि। और र में अगर बड़ी ऊ की मात्रा यानी कि दीर्घ ऊ की जो मात्रा है उसे देंगे तो फिर वो रू बनेगा, जैसे रूप, रुमाल, कुरूप आदि। अब व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट्स। अब एक व्यंजन क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है। देखिए, जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय जब वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब उसका स्पष्ट उच्चारण करना हो तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में लगभग कितने व्यंजन है, 35 व्यंजन है। अभी यहाँ पर देखिए कि व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय यानी कि जो भी वर्णों का उच्चारण हम करते हैं उस उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है। वायु जो है वो रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है। स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर उसका हमें स्पष्ट उच्चारण करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में लगभग कितने व्यंजन है, तो 35 व्यंजन है। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्ग दिए हैं और व्यंजन माला दी है। अब क वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ, ङ। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, ण। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन देखिए कितने हैं, य, र, ल, व। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन जिसमें देखिए जब हम उच्चारण कहते हैं तो क्ष यानी कि ऐसे ऊर्जा की तरह उच्चारण होता है। ऊष्म व्यंजन क्ष, क्ष, स, ह।
और अतिरिक्त व्यंजन दिए हैं, ड के नीचे बिंदी है और ढ के नीचे यहाँ पर बिंदी हमें दिखाई दे रही है। देखिए कि क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। फिर अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है? य, र, ल, व। और फिर ऊष्म व्यंजन है और फिर अतिरिक्त व्यंजन है। ये हमारी वर्णमाला, ये सॉरी व्यंजनमाला है। आगे देखिए, ऊपर दी गई व्यंजनमाला में प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा है। अगर जो भी व्यंजनमाला देखते हैं तो उसके नीचे हमें छोटी सी तिरछी लकीर दिखाई देती है, खींची गई है। इसे हलंत अथवा हल चिन्ह कहते हैं। जो छोटी सी लाइन होती है या तिरछी लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं और या फिर हल चिन्ह कहते हैं। इसके जाने पर उच्चारण स्वर विहीन माना जाता है। यानी कि अगर ये इसके जाने पर जो उच्चारण रहता है उसे कैसा माना जाता है? स्वर विहीन माना जाता है। काइंड्स ऑफ द कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजनों के भी कुछ भेद है। अब वो भेद कौन कौन से हैं? तो व्यंजनों के मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। व्यंजनों के जो भेद है वो मुख्यतः कितने हैं? 3 है, क्योंकि व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, म्यूटस, यानी कि पहला जो है वो स्पर्श व्यंजन है। म्यूट्स यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, क वर्ग, जब हम कहेंगे क, ख, ग, घ, अंग, तो उच्चारण स्थान कहाँ से है? यहाँ से इसका तो कंठ से होता है। फिर च वर्ग है, च, छ, ज, झ, अण, तो तालु से, यानी कि हमारी जीभ देखिए च कहेंगे तो कहाँ पे लगती है? तो उच्चारण स्थान तालु है। फिर ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो मुद्रा। और फिर है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, तो दांत से हम दांत, यानी कि उच्चारण स्थान क्या है यहाँ पे? दांत। त कहेंगे तो दांत को जीभ लगती है। थ कहेंगे तो जीभ का स्पर्श हमारा कहाँ पे होता है? जीवा का स्पर्श हमारा दांतों पे होता है, तो इनका उच्चारण स्थान दांत है। फिर है प वर्ग, तो ये ओठों में से उच्चारण होते हैं। देखिए प, फ, ब, भ, म, आप भी खुद बोल के देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मुद्रा है। उच्चारण स्थान है वो दांत है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओठ है। ये आज जो हमने देखा है कि स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले मात्रा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि मात्रा को जब हम व्यंजन को मात्रा के साथ मिलाते हैं तो उसका स्वरूप या रूप कैसा होता है? छोटा होता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। और व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? तो 35 व्यंजन है। और व्यंजन वर्ग कौन कौन से हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, फिर अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है और अतिरिक्त व्यंजन है। वो कौन कौन से हैं तो हमने व्यंजनमाला अंतर्गत पढ़ने की कोशिश की। फिर हलंत किसे कहते हैं? कि ऊपर दी गई व्यंजनमाला के प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा, जैसे आपने मोबाइल का कीपैड देखा होगा, और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं, जब हम क लिखते हैं ना तो उसके नीचे एक छोटी सी तिरछी लाइन आती है। जब तक हम उसमें अ मिलाएंगे नहीं या अ के बिना वो क पूरा ही नहीं होता है, तो उसके नीचे ऐसी तिरछी लाइन दिखाई देती है, तो इस तिरछी रेखा को ही क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है या फिर हल चिन्ह कहते हैं। अब इसके जाने पर उच्चारण स्वर विहीन माना जाता है। फिर बाद में हमने देखे व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो व्यंजनों को 3 भेदों में बांटा गया है। उसमें से सबसे पहले भेद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जिसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है तो ऐसे व्यंजनों को उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ग दिए हैं और उनका उच्चारण स्थान दिया है कि क वर्ग का जब हम उच्चारण कहते हैं तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ पे पता चलता है? हमें कंठ द्वारा होता है।
फिर च वर्ग जब हम उच्चारण करते हैं च वर्ग का च छ ज, इनमें से कोई भी व्यंजन अगर हम कहते हैं तो ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है तो तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मुद्रा है। फिर त वर्ग का दांत है और प वर्ग का ओठ है। तो देखिए, आशा करती हूँ आज के वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे की जानकारी हम वर्णमाला भाग 4 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।